वॉयसरॉय लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल रहा 1862 से 1863 तक। वॉयसरॉय सर जॉन लॉरेंस मास्टरली इनेक्टिव पॉलिसी जो थी इसकी, इसका कार्यकाल रहा 64 से 69 तक, 1864 से 1869। वॉयसरॉय लॉर्ड मायो, इसका कार्यकाल रहा 1869 से 1872 तक। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, वेल्स के राजकुमार की यात्रा इसी समय हुई थी 1875 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापना हुई? अडयार मद्रास में। कब हुई? 1879 को। और थियोसॉफिकल सोसाइटी दो अंग्रेजों ने किया था, एक वुमेन थी एक मैन था, आपको नाम याद है तो बताइएगा ज़रा मुझे कमेंट में। तो वॉयसरॉय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक हुआ। कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट जिसको बोलते हैं 1881 से 1881 में ही आया था। एक फैक्ट्री एक्ट दूसरा भी आया था, इसमें नहीं दिया हुआ है, वो 1891 में आया था। अच्छा, ये फैक्ट्री एक्ट वो फैक्ट्री एक्ट, दोनों फैक्ट्री एक्ट में अंतर गया है। तो ये फैक्ट्री एक्ट जो था ना, पहला वाला 1881 वाला, ये बेसिकली चाइल्ड लेबर पे बेस्ड था। इसमें ये था प्रावधान कि कोई भी 7 साल से कम उम्र का बच्चा 9 घंटे से कम, 9 घंटे से ज़्यादा डेली बेसिस पर काम नहीं करेगा। तो मतलब जो मिनिमम एज थी वो थी 7 साल काम करने की, उससे कम एज का बच्चा नहीं काम करेगा। और मिनिमम घंटा जो था एज रोज का काम करने का, मैक्सिमम घंटा वो 9 घंटे था, उसके बाद काम नहीं करेगा। और महीने में 4 छुट्टियाँ होंगी, ये प्रावधान था। दूसरा वाला जो आया 1891 में, उसमें औरतों को भी इंक्लूड किया गया। और ये जो बच्चे का जो श्रम का पीरियड था उसको भी और बढ़ा दिया गया। जैसे अब ये हो गया कि 9 साल से कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता, और मैक्सिमम 7 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, और हर संडे को छुट्टी होगी। ये प्रावधान थे जो 1891 में कारखाना अधिनियम आया था उसमें। कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 1883 में हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद, ये रिपन के टाइम हुआ था 1883 से 1884 में। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसमें बेसिकली कुछ नहीं था। इस बिल में ये प्रावधान था कि जो अंग्रेज हैं वो उन अंग्रेजों को ट्राई कर सकते हैं इंडियन, अगर कोई इंडियन जो है भारतीय है वो जुडिशरी में है, तो उसके पास अगर केस आया जिसमें अंग्रेज की गलती पाई गई तो उसको वो ट्राई कर सकता है, उसको जजमेंट दे सकता है, उसको पनिश कर सकता है। तो अंग्रेज जो थे, जिनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, वाइट मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नारा जो दिया करते थे, वाइट मैन्स बर्डन जिसको जो बोला करते थे, उनको ये लगा कि भाई हिंदुस्तानी हमको कैसे ट्राई करेगा, ठीक है, हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ कैसे जजमेंट दे सकता है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और बाद में ये बिल हटा दिया गया। वॉयसरॉय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा 1884 से 1888 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ 1885 में। अच्छा, बम्बई में तो हुआ था, बम्बई में एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी आपको पता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। एग्जैक्ट लोकेशन याद रहना बहुत ज़रूरी है। महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई 20 जून 1887 को। वॉयसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहा ये 1888 से 1894। लैंसडाउन नाम का एक पार्क भी है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, इसी के नाम के ऊपर रखा गया होगा मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे लगता है इसी के नाम के ऊपर, क्योंकि उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट पार्क भी है। ठीक है, तो कॉर्बेट नाम का एक अधिकारी हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसी के नाम पे रखा गया था उसको। फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया। वॉयसरॉय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 तक। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। वॉयसरॉय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। काफ़ी ब्लंडर मचाया था इसने, कई ऐसी चीज़ें की थी जो कंट्रोवर्शियल थी। सबसे बड़ा तो आपको पता होगा आप सभी को, बंगाल विभाजन। उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट लाया। फिर प्रेस रेस्ट्रिक्शन लगाया, इंडियन प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन कुछ लगाया। बहुत से बंगाल में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें उसके इलेक्शन में इसने दखल अंदाजी की, बहुत सा ब्लंडर किया इसने। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। वॉयसरॉय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, आगा खान वगैरह थे, इन लोगों ने मुस्लिम लीग का गठन किया। समाचार पत्र अधिनियम, तिलक को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया।
तो समाचार पत्र अधिनियम में आया था 1908 में। तिलक को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया, 6 साल की इनको सजा मिली 1908 में ही, और 14-15 तक ये सजा काटे थे। तिलक ऐसे नेता थे जिनको 3 बार सजा हुई थी। एक बार 1998 1898-99 के समय, और एक बार ये 1908 में, और एक बार 1916 में या 1915 के आसपास। ठीक है, वो तीसरे वाले केस में ये बरी हो गए थे। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट भी कहा जाता है इनको। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। और एक अंग्रेज था, उसने किया था, कहा था इनको फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। अगर आपको पता है उसका नाम क्या था उस अंग्रेज का, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडिया का काउंसिल एक्ट पारित हुआ 1909 में। मॉर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, और मिंटो जो था उस वक्त वॉयसरॉय था इंडिया का। वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल रहा, कब से कब तक, 1910 से 1916 तक। फिर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, कहाँ से, कलकत्ता से। कब हुआ ये, 1911 में। और इसी समय एक रिवोल्यूशनरी घटना हुई थी। ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं उसको, जिसमें रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल वगैरह शामिल थे। गांधी का भारत आगमन कब हुआ, 1915 में। और इसको किस डे से मनाते हैं, 9 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन से, किस दिन के नाम से इसको और जाना जाता है बताइए। होम रूल लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ समझौते और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पूना में महाविद्यालय की स्थापना हुई, कब हुआ, 1916 में ये सारी घटनाएं हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, और रॉलेट एक्ट पास हुआ इसी साल 1919 में। मॉन्टेग्यू जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, चेम्सफोर्ड जो था वॉयसरॉय था। वॉयसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। और उसके बाद है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, 1920 में चले, मतलब 1920 से चले, उसके आगे तक चले थे, 1922 तक चले थे। चौरा चौरी कांड जब तक नहीं हो गया था, कब तब तक ये चले थे, फरवरी 1922 तक। मोपला का विद्रोह ये 1921 में हुआ था, मालाबार जो रीजन है वहाँ पे। वॉयसरॉय लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल ये 1926 से 1931 तक रहा। साइमन कमीशन कब आया इंडिया में, 3 फरवरी 1928 की 28 को आया था। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1927 में। 7 मेंबर कमीशन था जिसमें एक भी इंडियन नहीं थे। इसी वजह से इसके लिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद लाला लाजपत राय जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई, 8 नवंबर 1927 को। पुलिस हमले के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु और नेहरू रिपोर्ट आई कब, 1928 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फोड़ा। ठीक है, बम फेंका यहाँ लिखा हुआ है, मैंने फोड़ा बोला। 1929 में हुआ ये। गांधी का दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930-31 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, ये 1931 में हुआ। अब गांधी इरविन जो समझौता था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था ये नवंबर दिसंबर के टाइम हुआ था 1931 में। अब गांधी इरविन समझौता इसीलिए था क्योंकि गांधी इंक्लूडिंग ऑल द कांग्रेस पार्टी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे किसमें, गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी को मनाने के लिए जब इरविन जानता था कि बिना गांधी के सपोर्ट के और बिना कांग्रेस के सपोर्ट के हम इंडिया के लिए लॉ बनाने जा रहे हैं, रिफॉर्म करने जा रहे हैं, ये रिफॉर्म ही कहते थे। तो इनके समझ से कि जो इंडिया के लिए हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं वो कांग्रेस के बिना कांग्रेस और गांधी को मिलाया नहीं हो सकता। तो इसलिए गांधी को मनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी जी फिर कांग्रेस के साथ इसी में एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही पार्टिसिपेट किए थे, इसके बाद कभी नहीं किया। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ये तो आप, मुझे लगता है सभी को पता होगा। एक और नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, कौन थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी, और जिनका जन्मदिन हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 25 दिसंबर को और किसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं। 25 दिसंबर को क्या पड़ता है, कौन सा दिन, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं कहीं और ही भाग रहे हैं। तो आइए पॉइंट पे। लॉर्ड वेलिंगटन का वॉयसरॉय के रूप में काम करना 1931 से 1936 तक हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना समझौता हुआ 1932 में। पूना पैक्ट जो हुआ वो पहले हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन बाद में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और ये किनके किनके बीच में हुआ था, ये हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। गांधी जी उस समय यारावाड़ा जेल में थे, और
क्यों हुआ था ये? बेसिकली ये हुआ था, जो कम्युनल अवार्ड दिया था ना, कम्युनल अवार्ड का मतलब सभी जो जितने भी वर्ग थे जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इसके खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी बोल रहे थे कि अगर आप अलग अलग इलेक्टोरेट देंगे तो इंडिया में एक ऐसी प्रणाली क्रिएट होगी कि ये डिवाइड हो जाएगा, इंडिया के कई टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी को बेसिकली इसी पे गांधी जी मान नहीं रहे थे, और उनको अम्बेडकर चूंकि इस सेपरेट इलेक्टोरेट का सब समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में वो झुक गए और गांधी जी से आया, बात किया, पहले मनाया, उनको नहीं माने तो पुनः समझौता साइन किया, और जिससे अम्बेडकर मान गए कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को किसके किसके बीच में साइन किया गया, मतलब माफ़ करिएगा, पूना जो समझौता था उसको किसके किसके बीच में साइन किया गया? तो सही आंसर गांधी और अंबेडकर नहीं होगा। सही आंसर होगा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी के साथ पूना समझौता साइन किया था। मदन मोहन मालवीय जी अंबेडकर जी की तरफ से साइन किए थे ये चीज़, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ कब? 1934 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, 1935 में ही बता दिया गया। लॉर्ड लिंगलिथिगो का वायसरॉय के रूप में कार्यकाल 1936 से 44 तक रहा। कांग्रेस का हरिपुर सेशन 1938 में रहा। इसके अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ सितंबर 1939 में। मुस्लिम लीग लाहौर मुस्लिम लीग का जो लाहौर सेशन हुआ उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। कब ये हुआ? 1940 में। एक लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, नेहरू जी उसकी अध्यक्षता किए थे, और 26 जनवरी को उन्होंने ये इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये लाहौर सेशन अलग है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन था, और ये लाहौर सेशन जो है ये मुस्लिम लीग का है, ठीक। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, स्टैफोर्ड क्रिप्स उसकी अध्यक्षता में आया 1942 में, और 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसको अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं क्योंकि ये अगस्त में पारित हुआ था, ठीक है। वायसरॉय लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा 1944 से 47 तक। उसके बाद माउंटबेटन आ गए थे। आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय धरती इंडो बर्मन बॉर्डर से कोहिमा और इम्फाल पर कदम रखा। कब? 18 मार्च 1944 को। कैबिनेट मिशन की योजनाओं की घोषणा हुई 16 जून 1946 को। लॉर्ड माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन का योजनाएं क्या थी कि हम कैबिनेट बनाने का आपको अनुमति देते हैं, यही था इसका योजना। इसकी घोषणा 16 जून 1946 को हुई, और दिसंबर 1946 में ही बैठक बैठ गई कैबिनेट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी। लॉर्ड माउंटबेटन का वायसरॉय के रूप में कार्यकाल रहा 1947 से 1948 तक। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी को। राजगोपालाचारी को प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, 1948 में ही हुआ था। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी को, उसको हम मार्टर्स डे के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। 23 मार्च जो है उसको भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन फांसी पर लटकाया गया था भगत सिंह को, उनके साथ और भी 2 लोग थे उनको। भारत का नया संविधान अपनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत एक गणतंत्र बन गया, ठीक है। कब? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ, और योजना आयोग का गठन भी इसी साल किया गया 1950 में ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी राइट को लिया, दीवानी प्राप्त की। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद भी कई रेगुलेटिंग एक्ट आए 20-20 साल के बाद। 1793 में बंगाल में इस्मतरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। फिर 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, जिसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं, ये आया था। फिर उसके बाद 1855 से 56 में संथालों की बगावत, संथाल विद्रोह हुआ था। 1861 में कपास में तेजी का समारंभ हुआ। 1875 में दक्कन के गांव में रैयत ने बगावत कर दी। रैयत ने बगावत की थी दक्कन में। रैयट जो उनको बोलते हैं, किसानों को बोलते हैं, उन्होंने बगावत कर दी थी। 1801 में अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जिसके बारे में बात कर रहा था। 1856 में क्या हुआ? नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण भी इसी समय हुआ था।
अब वाजिद अली शाह आखिरी नवाब थे, ठीक है, नवाब ऑफ लखनऊ, आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, 1856 में हटा दिया गया इनको। और इन्हीं के बाद आए कौन, इनके बाद कोई नहीं आया, ठीक है ना। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो गया था और फिर उसके बाद इस सारे एरिया को कब्जा कर लिया था डायरेक्टली, किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश क्वीन के हाथ में पावर चली गई थी। तो ये आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। 1856-57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया। 10 मई 1857 को मैंने बताया मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ है। 11 से 12 मई 1857 को दिल्ली रक्षक सेना ने में विद्रोह हो गया। द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। फिर 20 से 27 मई 1857 अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह, ये पूरा 58 तक चला था। 30 मई 1857 लखनऊ में विद्रोह। मई जून 1857 में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया, ठीक है ना। फिर 30 जून 1857 को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर 1857 को हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेसिडेंस में दाखिल होती हैं। जुलाई 1857 में युद्ध में शाहमल की मृत्यु होती है। शाहमल एक नॉर्मली ऑर्डिनरी आदमी था, इसके बारे में किताबों में बहुत कम देखने को मिलता है। हम नॉर्मली राजा महाराजा, मिलिट्री कमांडर, लीडर, उसके बारे में पढ़ते हैं। शाहमल का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। अगर आपको मेंस में कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि नॉर्मल पीपल, जो कॉमन पीपल थे, उनका कंट्रीब्यूशन बताइए 1857 के विद्रोह में, तो आप शाहमल का नाम जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जो कॉमन आदमी में से एक था। और ये रात रात में जो है गांव गांव में जाके मशाले जला जला के लोगों को इकट्ठा करता था, उनसे बात करता था और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह की रणनीति बनाता था 1857 के समय में। तो ये और इसने इसको क्या किया गया ना, इसको जब पकड़ा गया तो इसके शरीर के कई टुकड़े किए गए और इसके सर को दिल्ली के चौराहे पर लटका दिया गया बड़े से बैम्बू में गाड़ के, ठीक है ना। इतनी क्रूरता दिखाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, डर फैलाने के लिए लोगों में, ताकि लोग फिर आगे से ऐसा दुस्साहस ना कर पाए, ठीक है। तो ये था कंट्रीब्यूशन शाहमल का। जून 1858 में युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु हो गई। झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। 1500 से 1700 ईस्वी तक क्या हुआ, अब कुछ घटनाएं हुई थी, इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिए। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती हैं इसी दौरान, ठीक। अब चाहे वो डच हों, चाहे फ्रेंच हों, चाहे पुर्तगीज़ हों, चाहे अंग्रेज हों, ये इसी दौरान अपने ठिकाने को स्थापित कर लेती हैं और अपने आप को पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर लेती हैं, स्थायी बना देती हैं। पणजी में पुर्तगाली आते हैं 1510 में, मछलीपट्टनम में डच आते हैं 1605 में, मद्रास में आते हैं 1639 में, बम्बई में आते हैं 1661 में, कलकत्ता में आते हैं 1690 में अंग्रेज, ठीक है। और पांडुचेरी 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है, वे बंगाल के शासक हो जाते हैं, ठीक है ना। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में होती है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, जिसमें बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। 1862 में एक्ट आता है, 1861 में बनाए जाते हैं 1862 में, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फेडरेशन कोर्ट आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, 1935 का, उसके तहत फेडरल कोर्ट बनाया जाता है 1937 में। फिर जब इंडिया अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है, उसी साल एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है, और बाकी जितने पहले कोर्ट हैं वो सब हटा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, जो ब्रिटिश काल से चले हुए आ रहे थे। तो अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायपालिका जो है हमारे देश की, ठीक। फिर 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता आई, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं इसको। 1803 में कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट जारी किया गया। 1818 में दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाई गई, ठीक है। बम्बई को एक जब मतलब 1818 वही टाइम था जब तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और मराठा ख़त्म हो गए थे। उसके बाद दक्कन वाला रीजन जो था उनके कंट्रोल में था, तो अब अंग्रेजों कंट्रोल में आ गया और बम्बई को नया राजधानी बनाया गया।
फिर 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल चलाई गई और टेलीग्राफ लाइन भी इसी समय बिछाई गई थी। कब, कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन, और बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन। 1857 में मुंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल स्थापित की गई थी। स्पाइनिंग और वीविंग मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। 1857 में ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, 1857 में, ठीक है। फिर 1861 में मद्रास हार्बर का निर्माण हुआ, मद्रास पोर्ट जो है। 1896 में बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। वाटसन्स होटल नाम है, याद रखिएगा। पहली बार एक फिल्म दिखाई गई, अंग्रेजी फिल्म थी ये। 1896 में बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। दिन मैंने बताने को बोला था, आप बताइए कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? 9 जनवरी को। 1917 में क्या हुआ? चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा हुआ, खेड़ा आंदोलन, गुजरात में किसान आंदोलन था ये। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन हुआ इसी साल 1918 में। नॉर्मली लोग कंफ्यूज जाते हैं चंपारण में, खेरा में और अहमदाबाद आंदोलन में कि कौन पहले आया था, क्रोनोलॉजी कैसी थी। तो आपको एक शॉर्ट टर्म बताता हूँ, उसे आप याद रखिएगा। CAKE, ठीक है। केक, तो सी से हो गया चंपारण, फिर ए से हो गया अहमदाबाद और के से हो गया खेड़ा। इसी क्रोनोलॉजी में आया था। पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 1919, मार्च और अप्रैल में रॉलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग अप्रैल में हुआ था 1919 में। 1921 को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन हुआ। 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें अध्यक्षता की थी या लीडरशिप की थी, लीडर का रोल निभाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन में मिली थी, महिलाओं ने दी थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन पारित हुआ दिसंबर में, और पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट सेल्फ रूल को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। मार्च और अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा भी इसी वक्त शुरुआत हुई। दांडी यात्रा मार्च से लेकर अप्रैल तक चली थी। अपने 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी चले थे साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक, और नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। एग्जैक्ट डेट क्या था? तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेट जो था वो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का था 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है दिसंबर 1931 को। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समिति प्रतिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन दिया जाता है। फिर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हो जाता है। अब 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके तहत इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस उस वक्त, लेकिन 39 में वो त्याग दे देते हैं अपने एक टेन्योर कंप्लीट होने से 1 साल पहले। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए जाते हैं कि वो कम्युनल वायलेंस करा रहे हैं, एक पक्ष हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और भी कांग्रेस कई जगह फेल हो गई थी रिफॉर्म वगैरह इंट्रोड्यूस करने में, उसके वजह से ये आपस में इनके बीच में मतभेद हो गया, और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगस्त 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नौखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं 1946 में, ठीक है। अब ये 1946 का वक्त वही था जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन डे कब घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था, मतलब कि कुछ भी करो लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए, ये वाला सीन था। और लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था। तो जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ पे गांधी जी गए और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए काम किया उन्होंने उस वक्त। 1930 में क्या हुआ? प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढीले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुसलमान राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। कौन? मतलब जो सबसे पहले को पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब पाकिस्तान नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बोला था कि इंडिया के उत्तर पूर्व एरिया में, उत्तर पूर्व वाला जो भाग है उसमें एक मुस्लिम राज्य होना चाहिए। उसके बारे में कौन बना था? मोहम्मद इकबाल थे उनका नाम। इनका पूरा नाम था अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और लेकिन पाकिस्तान पहली बार नाम किसने लिया था उसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे उनका नाम आएगा। ये है नाम उनका, चौधरी रहमत अली।
इन्होंने सबसे पहले नाम लिया था कि पाकिस्तान बनाया जाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान बनाने की सबसे पहले बात किसने की, तो चौधरी रहमत अली 1933 में। लेकिन ये बोला किसने कि उत्तर पश्चिम में भारतीय मुस्लिम राज्य होना चाहिए, वो मोहम्मद इकबाल ने बोला था। और मोहम्मद इकबाल ने एक गाना भी लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ठीक है। 1937 से 1939 तक ब्रिटिश इंडिया के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की मंत्रिमंडल सत्ता में आ गए। ठीक है। और 7 तो ये जीत गए, बचा आपका 4, जिसमें से 2 जीते आपके मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वेस्ट बंगाल और पंजाब, और 2 जो थी मिलीजुली सरकार थी। 1940 में क्या हुआ? 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं, फिर एक चुनाव होता है, और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून 1946 में क्या होता है? ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन भेजती है। ठीक है। और ये 3 सदस्यीय मिशन कौन सा है? कैबिनेट मिशन। ठीक है ना। फिर 1946 में अगस्त में क्या होता है? मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन डे के पक्ष में फैसला लेती है, जिसमें गांधी जी गए थे काम करने के लिए। इसके पहले मैंने आपको बताया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हिंदू, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट जाती है, और कई दिनों तक चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाईकमान पंजाब को मुस्लिम बहुल, ठीक है, पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल हिस्सों में बांट देती है, इसका फैसला लेती है, और बंगाल में इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करती है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं भारत छोड़कर। चले नहीं जाते या जाने नहीं लगते, भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे लिखना चाहिए था भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब हम इंडिया में रहेंगे तो बच नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों था? ये सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है ये। उनको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। देखिए बैकबोन क्या होती है, किसी भी साम्राज्य का बैकबोन जो होता है वहाँ की मिलिट्री होती है। ये पीरियड ऐसा था ना 1947 का, कि जो उसकी खुद की मिलिट्री थी, जिसमें मैक्सिमम हिंदू थे, या मैक्सिमम मैं कहूँ इंडियन थे। ठीक है, वो ही विद्रोह करने लगे थे। जो शिपों पे विद्रोह, इन्फेंट्री वगैरह विद्रोह चल रहा था, रॉयल शिप जो थी उन पे विद्रोह आपने पढ़ा होगा अभी। तो वहाँ पे विद्रोह होने लगे थे। जब किसी साम्राज्य की आर्मी ही उसका साथ न दे, तो उस साम्राज्य का ज़्यादा समय तक टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो तुरंत ध्वस्त हो जाती है। प्लस जापान से खतरा तो था ही, ये जापान इधर ईस्ट से बढ़ रहा था आगे की तरफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है ये। तो ये इन्होंने इस समय तक डिसाइड कर लिया था कि हमें जाना है, और ये जाने लगे थे 1947 में। उनको डर था कि इधर से जापान हमला कर देगा, ऊपर से रशिया आ जाएगा, तो मतलब, और इंडिया में इतना भयंकर टर्बुलेंस तो था ही 1946 में। आपको पता है मारकाट हर जगह हो रही थी, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, और लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलग भड़के हुए थे। तो पूरी जड़ें हिल गई थी उनकी इस वक्त, तो ये भाग गए यहाँ से। ठीक है। फिर 14 से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। जनवरी से दिसंबर मतलब जनवरी से दिसंबर 1945 में भारत में आम चुनाव होते हैं। ये दिसंबर 1944 से लेकर जनवरी 1945 तक भारत में आम चुनाव होते हैं। 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजनाओं की घोषणा करता है। 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजनाओं पर स्वीकृति देती है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कैसे पार्टिसिपेट करेगा, किसका कितना वेटेज होगा, कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सब चीज़ें चल रही थी उस वक्त। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखती है। अंतरिम सरकार गठित हो गई थी इस वक्त। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान। 2 सितंबर 1946 में कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है, जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, अंतरिम सरकार में नेहरू उपराष्ट्रपति बनते हैं। 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला करती है। शामिल तो हो जाते हैं, पहले देखिए इनके अलग नाटक थे, पहले ये शामिल नहीं होते थे, तो इनको फिर मनाया गया। अब कांग्रेस ये बोलती थी कि इनका नहीं आएगा, तो इनकी भी तो कुछ बेस था इनका, इनको भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे। मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी प्राइमरली वो सपोर्ट करती थी मुस्लिम लीग को। तो इन कांग्रेस का ये मानना था कि ये नहीं आएंगे तो पूरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो नहीं हो पाएगा, तो इसको इनको लाने के लिए पहले मनाया गया। आ नहीं रहे थे, फिर जब आ गए तो काम में रोड़े लगाने लगे, मतलब काम नहीं करने दे रहे थे असेंबली को। तो फिर कांग्रेस ने ये बोला कि इनको हटाइए, वरना हम इस असेंबली को भंग कर देंगे, या जो अंतरिम सरकार है उसको भंग कर देंगे।
तो ये सारी चीज़ें मतलब टर्बुलेंस क्रिएट कर रखा था पूरे उस ईयर में इन्होंने, 1946-47 के आसपास। और यही रीज़न था कि इनको फिर लास्ट में नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने ये स्वीकार कर लिया कि चलिए आपको हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दे देते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है, बंटवारा हो गया था, यही रीज़न था। खैर आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो था, जो कंजर्वेटिव पार्टी से था, कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं और इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अधिवेशन शुरू होते हैं, पहली बैठक होती है। 29 जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। अब देखिए यही कर रहे हैं ये सब, ठीक है। फिर 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ठीक। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता, कराची में जश्न, ठीक है, कराची में जश्न मनाया गया। फिर 14 से 15 अगस्त मध्यरात्रि 1947 को भारत में स्वतंत्रता का जश्न, ठीक। दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर हुए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थी।